हेलो डियर ऑल ऑफ़ यू, आप सबका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 3 द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848 पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें 2 वीडियोज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और आप उनको भी देखिए और अपने दोस्तों को आप इसको शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको एक क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाएगा, आप उसे कमेंट करके आंसर ज़रूर कीजिए और अपने व्यूज़ शेयर कीजिए। दोस्तों, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848 ये एक ऐसा पीरियड था जब रिवॉल्यूशन के थ्रू जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट था वो बहुत ज़्यादा फैल रहा था यूरोप के अंदर। और यूरोप में कुछ इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ इमर्ज होती है। तो देखते हैं इस पीरियड में क्या होता है। इसमें कंजर्वेटिव रिजाइम जो होता है वो अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ जो लिबरलिज्म है और नेशनलिज्म है वो अपने एसोसिएशंस बना रहा है, वो रिवॉल्यूशंस कर रहा है यूरोप के अंदर। अच्छा, यूरोप में क्या था पहले कि जो इटालियन और जर्मन स्टेट्स की कुछ प्रोविंसेस थी वो ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड और पोलैंड के अंडर हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब ये नेशनलिज्म स्प्रेड होता है तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए इन ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड और पोलैंड से वो स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं, मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। और इस काम की शुरुआत सबसे पहले जो इलाइट एक वर्ग था, मिडिल क्लास इलाइट एक डोमिनियन था, वर्ग था, जिसमें प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क और बाकी जो बिजनेसमैन थे वो सारे मिलके और इस क्रांति का सूत्रपात करते हैं। द फर्स्ट अपीवल टुक प्लेस इन फ्रेंच। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जुलाई 1830 के अंदर सबसे पहले एक विद्रोह हुआ नेशनलिज्म को लेकर। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि 1815 के अंदर जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुआ था उसमें नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट कर दिया गया था और फ्रांस के अंदर वापस से बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया था, मोनार्की सिस्टम को रिस्टोर किया गया था। और उसके 15 साल बाद, मतलब 1815 के 15 ईयर्स बाद 1830 में जुलाई में फिर एक विद्रोह होता है, क्योंकि ये जो नेशनलिस्ट होते हैं ये एक्टिव होते हैं, अपने कुछ सोसाइटीज़, सीक्रेट सोसाइटीज़ को वो कंटिन्यू रखते हैं। तो 1815 में लुइस फिलिप को यहाँ पर रूलर बनाया गया था और ही वॉज एब्सोल्यूट मोनार्क। तो यहाँ पे अब लोग क्या करते हैं, 1830 में जुलाई में एक रिवॉल्यूशन हुआ, एक क्रांति होती, एक विद्रोह होता है और इस विद्रोह में राजा को हटा दिया जाता है, यानी लुइस फिलिप को हटा दिया जाता है और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश की जाती है। यहाँ पे एक कमेंट किया जाता है मैटरनिक के द्वारा कि व्हेन फ्रांस सीनीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। इसका मतलब ये है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है। कहना ये चाहते हैं कि एक छोटे से भी डिसीजन से पूरे यूरोप पर इफेक्ट पड़ता था। फ्रांस जब भी कोई एक डिसीजन लेता था तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था पूरी यूरोप के लिए और उसका इफेक्ट भी पूरे यूरोप पर पड़ता था। जुलाई रिवॉल्यूशन का जो आउटकम था वो ये था कि ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की प्रेजेंट में कैपिटल है, उसने अपने आप को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से सेपरेट कर लिया और एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी जो है वो उन्होंने डिक्लेयर की। अब ये मूवमेंट आगे बढ़ते जाते हैं और इसी का इफेक्ट ग्रीक में देखने को मिलता है। ग्रीक भी एक ऐसा पार्ट था जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर हुआ करता था 15th सेंचुरी से। लेकिन यहाँ पर जो नेशनलिज्म के जो विचार हैं वो स्पार्क करते हैं और यहाँ के जो लोग हैं ग्रीक यानी कि यूनान के, दे ऑल्सो स्टार्टेड रिवॉल्यूशन फॉर देयर इंडिपेंडेंस इन 1821।
उन्होंने भी 1821 में स्वतंत्रता के लिए संग्राम करना शुरू कर दिया और उनको काफ़ी सपोर्ट मिला यूरोपियन कंट्रीज़ का, और उनके भी लोगों का जो आउट ऑफ कंट्रीज़ थे, आउट ऑफ प्लेसेस थे, तो वो भी वापस आ जाते हैं और वो सपोर्ट करते हैं। ग्रीक कल्चर का भी सपोर्ट मिलता है, पोइट्स और आर्टिस्ट होते हैं वो भी ग्रीक कल्चर को और बढ़ाते हैं और लोगों का सपोर्ट जो है वो गेन करते हैं। और फाइनली उनका जो स्ट्रगल होता है वो मुस्लिम एम्पायर से होता है, क्योंकि ऑटोमन जो एम्पायर था वो मुस्लिम एम्पायर था और अब वो मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट अपना रिवॉल्यूशन कर देते हैं। तो दोस्तों आप इसमें देखेंगे कि 1821 से इनका जो इंडिपेंडेंट स्ट्रगल है वो स्टार्ट होता है और फाइनली 1832 के अंदर ग्रीक भी एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। तो फाइनली हम देख क्या रहे हैं यहाँ पर कि जो नेशनलिज्म का जो एक आइडिया था उससे कंट्रीज अपने आप को या टेरिटरीज प्रोविंसेस वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रही है, जो कभी किसी के अंडर हुआ करती थी अब वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रही है। यहाँ पे रोमांटिक इमेजिनेशन नेशनल फीलिंग को समझेंगे 3.1 के अंदर। इसमें क्या होता है कि रोमांटिक इमेजिनेशन ऐसा होता है जिसके अंदर कल्चर और वहाँ की लैंग्वेज उन सब पे फोकस किया जाता है और इसमें जो मेन रोल है दैट इज प्लेड बाय द आर्टिस्ट, पोइट्स एंड अदर राइटर्स, वो सब इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो नेशनलिज्म है उसके लिए सिर्फ टेरिटरियल एक्सपेंशन या वॉर्स के द्वारा ही नेशनलिज्म नहीं आई, वहाँ के लोगों के अंदर वहाँ के कल्चर की, उन लोगों के कल्चर की, उन लोगों के लैंग्वेज की, उनके स्टोरीज और जो उनके स्थानीय जो भी स्टोरीज होती थी, उनके रूलर्स हुआ करते थे या जो भी उनके इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे एथनिक ऐसा एक यूनिटी हुआ करती थी, तो उसके बारे में लोगों को बताया गया, उस सेंटिमेंट के बारे में लोगों को अवेयर किया गया। तो यहाँ पर रोमांटिसिज्म का मतलब है कल्चरल मूवमेंट, जो कहीं ना कहीं कल्चर को इफेक्ट करता था, कहीं ना कहीं कल्चर को जोड़ने का काम करता था। तो लोगों ने उसका भी सहारा लिया और उन्होंने साइंस और रीज़न को भी क्या किया यहाँ पर कि उसको गलत ठहराया गया, ठीक है, उस पर फोकस नहीं किया गया, बजाय इस बात पर फोकस किया गया इमोशंस पर, इंस्टीट्यूशंस पर और मिस्टिकल फीलिंग्स, मतलब उस क्षेत्र को जोड़ने का काम किया जा रहा है इन सब चीज़ों के आधार पर। उन्होंने अपना जो कलेक्टिव हेरिटेज है, कॉमन कल्चर है और जो पास्ट की जो भी चीज़ें थी उनके बारे में लोगों को बताया गया, और जब लोगों को बताया गया तो कहीं ना कहीं वो अपने एक दूसरे से वो जुड़ने लगे। इसमें एक अदर रोमांटिक सच एज द जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, इसने क्लेम किया था कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो डिस्कवर किया गया था कॉमन लोग, वहाँ के जो दास बोल के उनको कॉमन पीपल बोला गया है, तो उनके द्वारा, और फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री, फोक डांसेस, ये सब क्या थे, ये सारे मैं कह सकता हूँ कि ये सारे एलिमेंट्स थे जिससे कि वहाँ पर यूनिटी लाने का एक काम किया जा रहा था, लोगों को बांधने का काम किया जा रहा था। तो ये कह सकता हूँ कि इनकी कलेक्टिंग आइडेंटिटीज थी जिससे कि उनको यूनाइट किया जा रहा था। उनकी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के ऊपर एम्फोसिस किया गया और लोकल फोकलोर वाज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंसेंट नेशनल स्वीट। तो उन्होंने मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को भी ऑडियंस तक को उनको बताया, ऑडियंस को। तो इससे हो क्या रहा था कि लोग अपने संस्कृति के बारे में जान रहे थे और अब प्राउड भी कर रहे थे और उस पर वो वर्क भी कर रहे थे। यहाँ पे हम पोलैंड के बारे में पढ़ेंगे। पोलैंड भी एक ऐसा ही क्षेत्र था, इसमें एक ऐसा, तो वहाँ पर क्या था कि रशियन, पर्सिया और ऑस्ट्रिया ये ग्रेट पावर्स हुआ करती थी और 18th सेंचुरी से वो पोलैंड के ऊपर अपना रूल कर रही थी। पोलैंड के अंदर भी ऐसा कोई इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, लेकिन वहाँ पे क्या है कि टेरिटरी और नेशनल फीलिंग को लेके तो वहाँ पे म्यूज़िक और लैंग्वेज पे फोकस किया गया। यहाँ पे कैरोल कोरपेंस्की था और उसने नेशनलिस्ट स्ट्रगल के लिए बहुत काम किया। उसने ओपेराज और म्यूज़िक के को उसको कंटिन्यू रखा जो पोलैंड से रिलेटेड हुआ करता था।
और उसने फोक डांस, जो पोलैंड का फोक डांस होता था, उसको जीवित रखा, जिसको पोलोनाइज और माजूरका कहते हैं, और उसको नेशनलिस्टिक सिंबल बनाया गया, जिससे कि पोलैंड को एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया जा सके और उनको रसिया के इम्पैक्ट से छुड़ाया जा सके। तो इसमें हम देखते हैं कि जो लैंग्वेज है वो बहुत बड़ा एक रोल अपना प्ले करती है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डेवलप करने के लिए। और रशियन ऑक्यूपेशन, जो पोलिश लैंग्वेज वाज फोकस आउट ऑफ स्कूल्स, रसिया ने क्या किया था कि रसिया ने अपनी लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया था पोलैंड के अंदर, हर स्कूल के अंदर अपनी भाषा को लागू किया गया था। और जो पोलैंड की लैंग्वेज थी उसको कहीं ना कहीं क्रश करने का ही काम कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे पोलैंड के जो क्लेर्जी थे, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को एक हथियार बनाया और उन्होंने जो रशियन लैंग्वेज थी उसको कहीं ना कहीं अपोजिट, उसका विरोध किया उन्होंने। और फाइनली इसका रिजल्ट ये निकला कि लोग जो है पोलिश, वो एक सिंबल के रूप में उनकी लैंग्वेज को देखा गया और फिर रशियन डोमिनेंस से उनका स्ट्रगल होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लैंग्वेज को भी एक उन्होंने अपना आर्म बनाया इस स्ट्रगल के लिए। यहाँ पे ग्रीम ब्रदर्स और फोकटेल्स एंड नेशनल बिल्डिंग देख लेते हैं। ग्रीम ब्रदर्स ये दो भाई थे, ठीक है, और ये दोनों ब्रदर्स जैकब और विल्हेम ग्रीम, इनका जन्म रिस्पेक्टिवली 1785 और 1786 में होता है। ये दोनों लॉ के स्टूडेंट थे, लेकिन बाद में इन्होंने, इनका जो इंटरेस्ट था वो नेशनलिज्म की तरफ जाता है और वो अपने इंटरेस्ट को जो है ओल्ड फोक टेल्स, गाँव में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं और अपने कल्चर के बारे में लोगों से नॉलेज क्रिएट करते हैं और फाइनली लोगों को बताते हैं। तो कहने का मतलब जो नेशनलिज्म फीलिंग थी उसको और आगे बढ़ाया इन दोनों ने, इनका यही रोल है। नेक्स्ट देखते हैं 3.2 हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि जब ये रिवॉल्यूशन होता है तो कहीं ना कहीं भुखमरी भी आती है लोगों के अंदर और उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो वीक हो जाती है, इसलिए उनकी जो लाइफ होती है वो बड़ी हार्ड हो जाती है। और जब ये लाइफ हार्ड हो जाती है तो फिर पॉपुलर रिवोल्ट को जन्म देती है। अब लोग क्या होते हैं कि मतलब रोड सड़कों पे आ जाते हैं, रिवोल्ट करने लग जाते हैं, मतलब दीज वर नॉट सेटिस्फाइड विद द रूलर्स और नो टू देयर रूल। तो ना तो उनके रूल से वो खुश थे और ना ही उन रूलर से खुश थे। तो देखते हैं 1830 के अंदर ये एक ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप का एक पीरियड था, जिस समय आर्थिक व्यवस्था बहुत ख़राब हो चुकी थी 1830 में। और फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 1857 के आसपास, उन्होंने इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब यूरोप में क्या हो रहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, बिजनेस भी बहुत सारे थे, कुछ न्यू सिटीज़ इमर्ज होते हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। अब बहुत सारे लोगों को वहाँ पे जो है वो एम्प्लॉयमेंट की तलाश में जाते हैं, लेकिन फाइनली उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है, वह अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं। पॉपुलेशन गाँव से शहरों की तरफ माइग्रेट हो रही थी और इससे क्या हुआ कि जो स्लम्स थे वो ओवर क्राउडेड हो गए यूरोप के अंदर। स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे वो टाउन्स को फेस कर रहे थे। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं और एक उनकी जो लाइफ होती है बड़ी हार्ड हो जाती है। और इंग्लैंड से जो भी गुड्स बनाया जाता था, कोई सामान जो भी इंग्लैंड से बनता था, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था और पूरे कॉन्टिनेंट में इंग्लैंड का ही अपना कह सकते हैं दबदबा था। तो यहाँ पर होता क्या है कि फाइनली हम यहाँ पे देखेंगे कि शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाती है, ठीक है, बैड हार्वेस्टिंग हो जाती है और यहाँ पर पूरे के पूरे उस कंट्री में, पूरे इसके पूरे देश के अंदर अब हालात बड़े ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे 1848 में ये एक ऐसा ईयर था जिसमें फूड की तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी और हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा था, पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। अब इन सब हालातों से परेशान हो गए फ्रांस के लोग, जो है वो, पेरिस इज कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो पेरिस के रोड पे आ जाते हैं सबके सब लोग और वो राजा का विरोध करने लग जाते हैं। अब राजा क्या करता है कि कोशिश तो करता है लेकिन वो उनके कंट्रोल में नहीं आते, तो लुई फिलिप को वहाँ से भागना पड़ा। अब लुई फिलिप फ्रांस छोड़ के भाग जाता है क्योंकि जो क्राउड थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और जो थर्ड स्टेट हुआ करती थी उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली प्रोक्लेम कर दिया
और अपने फ्रांस को उन्होंने एक रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया, और रिपब्लिक के साथ साथ वहाँ पर उन्होंने कुछ राइट टू वोट दिए गए सिर्फ एडल्ट मेल को, जिनकी एज 21 साल से ज़्यादा थी, अबाउट 21 ईयर्स, ओनली मेल। ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये सफरेज राइट्स थे, दीज वर गिवन ओनली टू मेल पर्सन अबाउट 21 ईयर्स। उसके साथ साथ उन्होंने राइट टू वर्क का भी अधिकार दिया गया, नेशनल वर्कशॉप्स खोली गई जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट, जो उनको वर्क रोजगार मिल सके। तो ये लुई फिलिप के जाने के बाद ये कुछ ऐसे एक्शन लिए गए। 1845 में वीवर्स इन सिलेशिया ये भी रिवोल्ट कर देते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब जो इनके ठेकेदार हुआ करते थे, क्योंकि ठेकेदार इनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे और इनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, और जो भी मतलब बीच का जो गैप होता था, यानी कि मैं कह दूँ कि एक एजेंट के रूप में काम करते थे। तो मोस्ट ऑफ इनकम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स वो सारी की सारी कॉन्ट्रैक्टर्स को जाती थी, और इनको अपनी मेहनताना जो कहते हैं जो मजदूरी है वो भी प्रॉपर नहीं मिल पाती थी। तो यहाँ पे एक कहानी है जिसको विलहेम वॉल्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये सिलेशियन विलेज की है, तो आप इसको पढ़ना, इसको ये बहुत ही ईजी सा है, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं कि 1848 में द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। लिबरल्स क्या है, लिबर्टी चाहते थे, ठीक है, और अब ये भी रिवॉल्यूशन कर देते हैं 1848 में। तो ये भी रिवोल्ट पैरेलल चल रहे थे, ठीक है। किसके साथ चल रहे थे, पोवर्टी के, अनएम्प्लॉयमेंट और स्टार्विंग पीजेंट्स, मतलब बड़ी भूखमरी आ गई थी लोगों के अंदर, और वर्कर्स भी यूरोप के अंदर 1848 में उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुके थे। तो ये जो रिवॉल्यूशन था, ये एजुकेटेड जो मिडिल क्लास थी वो इसको जारी करते हैं, मतलब वो इसको लीड करते हैं। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि अब दूसरे पार्ट में, यूरोप के दूसरे पार्ट में भी कुछ जो अदर नेशंस हैं वो भी इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, जैसे जर्मनी है, इटली है, पोलैंड, ऑस्ट्रियन, हंगरियन, ये सारे के सारे देश अभी आज़ाद नहीं हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये दीज आर अंडर ऑफ द कुछ पावरफुल कंट्री, जैसे हमने रशियन कंट्री पढ़ा है, रशियन है, ऑस्ट्रिया है, अभी ये उनके अधीन ही है, उनके गुलाम है, ठीक है। और यहाँ पे मैन और वीमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास कंबाइन द डिमांड, अब वो अपनी डिमांड रखते हैं, मेल और फीमेल सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं और वो अपनी डिमांड रखते हैं कि भाई उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल यूनिफिकेशन करना है, मतलब नेशन को यूनिफाई भी करना है, और उसके साथ साथ उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की भी डिमांड उन्होंने रखी। और उन्होंने अब जो एक ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट था, मतलब लोग बड़े नाराज हो रहे थे, उसका उन्होंने एक एडवांटेज लिया, लोगों को इकट्ठा किया और उनको बताया अपनी कंडीशन के बारे में, अपनी डिमांड के बारे में। तो लोग उनके सपोर्ट में आ जाते हैं, और फाइनली उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी, और फ्रीडम ऑफ द प्रेस की डिमांड रखी, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की। जर्मन रीजन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस के जो मेंबर्स थे वो मिडिल क्लास के प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे और प्रोस्पिरियस आर्टिशंस थे, वो सारे मिलके साथ आते हैं और फ्रैंकफर्ट में फिर डिसाइड करते हैं वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। इन सब ने मिलके, और एक वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी जर्मन नेशनल असेंबली, ये इन सबको सपोर्ट करते हैं, जर्मन नेशनल असेंबली को सारे मिलके। और फाइनली 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये फेस्टिव प्रोसेशंस टू टेक देयर प्लेस इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, मतलब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ये चर्च के, एक चर्च का नाम है सेंट चर्च ऑफ सेंट पॉल, वहाँ पे ये सारे मिलते हैं। उसके बाद उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, जर्मन नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसको हेडेड बाय द मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, मतलब इसको हेड किसने किया था, अध्यक्षता जो है इसकी वो मोनार्की ने इसको हेडेड किया था, और एक पार्लियामेंट की यहाँ पे अपनी डिमांड रखी गई थी। तो ये डिस्प्यूट जो था, ये ऑफर द क्राउन टू दीज टर्म्स फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो पार्लियामेंट थी उसने, उन्होंने ये जो ऑफर है ये जर्मनी के फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, ये राजा हुआ करते थे पर्सिया के, उनको दिया गया
कि भाई आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन जाइए और हमें कुछ आप राइट्स दे दीजिए, लेकिन आपको वर्क जो है वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। लेकिन वो क्या करते हैं कि इस जो प्रोविज़न है उसको रिजेक्ट कर देते हैं और वो उसको मानने से मना कर देते हैं। और वो क्या करते हैं कि जो जो अपने अड़ोसी-पड़ोसी थे, मतलब जो भी दोज़ आर द नेबरिंग कंट्रीज़ के जो मोनार्कीज़ थे, वो उनकी हेल्प लेते हैं और हेल्प लेके इस सिस्टम को अपोज़ करने की कोशिश करते हैं। जो इलेक्टेड असेंबली होती है, वो उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब होता क्या है, द अपोजिशन ऑफ द आर्टिक्रेसी एंड मिलिट्री बिकम स्ट्रॉन्गर और सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। अब होता क्या है कि ये सारे मोनार्कीज के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, ये सारे मोनार्की मिलके और पार्लियामेंट सिस्टम को तो कर देते हैं खत्म, क्योंकि ये थोड़े से स्ट्रॉन्गर होते हैं, मजबूत होते हैं। और उसके बाद पार्लियामेंट को यहाँ पर डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास, यहाँ पे पार्लियामेंट को मिडिल क्लास के द्वारा डोमिनेट किया गया और उन्होंने अपनी डिमांड्स ऑफ वर्कर्स थी या आर्टिसंस थी, उनको धीरे धीरे जो उनका सपोर्ट था वो ख़त्म होता चला गया। और उसके बाद जो ट्रूप्स होती है, यानी कि जो सोल्जर्स ऑफ द मोनार्की होते हैं, वो धीरे धीरे इस असेंबली को पूरा तरीके से ख़त्म कर देते हैं। तो इसका हम देख रहे हैं कि जर्मनी में इसका ज़्यादा कोई रोल नहीं हो पाया और फाइनली मोनार्की जो सिस्टम था, उन्होंने उनकी जो डिमांड थी या पार्लियामेंट सिस्टम था उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे जो इशू था वो पॉलिटिकल राइट्स का, तो यहाँ पे वीमेन ऑल्सो प्ले देयर इम्पोर्टेंट रोल इन दिस रिवॉल्यूशन। लिबरल मूवमेंट के अंदर महिलाएं भी जो है अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारी वीमेन जो है वो पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। और वीमेन जो है वो भी, उन्होंने अपनी कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई, उन्होंने न्यूज़पेपर्स की फाउंडेशंस रखी और उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी भाग लिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वीमेन ऑल्सो प्ले देयर इम्पोर्टेंट रोल इन दिस मूवमेंट्स इन यूरोप। फेमिनिस्ट ये एक आइडिया होता है जिसमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है वीमेंस के राइट को लेके, और इसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इन द टॉप यहाँ पे देखेंगे ये फीमेल्स बैठी हुई है, लेकिन इनको बोलने का अधिकार नहीं था, सिर्फ ऑब्जर्वेशन का राइट दिया गया था। तो ये आप देखेंगे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, ठीक है, जर्मनी की, और यहाँ पे ये महिलाएं बैठी हुई यहाँ पर, तो ये आप देख लेना। अब क्या होता है, जो कंजर्वेटिव्स होते हैं वो फोर्स करते हैं, ठीक है, और सप्रेस करते हैं लिबरल मूवमेंट्स को 1848 में। बिल्कुल वो तो यही चाहेंगे कि भाई कंजर्वेटिव्स हैं वो ऐसे लिबर्टी भी नहीं आने देंगे, ठीक है, क्योंकि वो उनकी कुछ कह सकते हैं कि ऑटोक्रेसी हुआ करती थी उनकी। तो वो क्या करते हैं कि दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, लेकिन वो पुराना जो सिस्टम हुआ उनका जो हुआ करता था वो उसको रिस्टोर नहीं कर पाते हैं। अब जो मोनार्क होता है, यानी कि जो राजा का तंत्र होता है, वो अब मतलब रियलाइज करता है, महसूस करता है कि भाई अब जो ये साइकिल ऑफ रिवॉल्यूशन है, अब इनकी बातों को मानना पड़ेगा और इनको कुछ जो कंसेशन है वो ग्रांट करने पड़ेंगे, मतलब इनको कुछ छूट देनी पड़ेगी, वरना ये जो रिवॉल्यूशन है ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1848 के अंदर जो ऑटोक्रेटिक मोनार्क होता है सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप के अंदर, उन्होंने अब इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया कि भाई अब चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने चेंज किया अभी वेस्टर्न यूरोप में 1815 के अंदर। तो द सर्फडोम एंड बाउंडेड लेबर वर एबोलिश। तो ये आप देखेंगे कि उन्होंने जिसके ऊपर सर्फडोम क्या होता है, जिसके ऊपर कोई जैसे कोई बकाया था वो सारा खत्म कर दिया, और जो बाउंडेड लेबर हुआ करती थी उस सिस्टम को भी इन्होंने बिल्कुल एबोलिश कर दिया कि अब कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, किसी के फोर्स से कोई काम नहीं करेगा। और हब्सबर्ग जो डोमिनियन था रसिया का, द हब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियन इन 1867। तो यहाँ पे उनको और ज़्यादा थोड़ी सी पावर दी गई हंगेरियन को 1867 में हब्सबर्ग के द्वारा। ये द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब आपसे, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन यही है कि जो ग्रीक इंडिपेंडेंस वॉर कब शुरू हुआ था, और फाइनली वो अपने आप को कब और किससे इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर लेता है, कब किसके अधीन होता था वो, ठीक है। 1821 में उन्होंने स्टार्टेड रिवॉल्यूशन फॉर देयर इंडिपेंडेंस, और फाइनली दे गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम
विच एम्पायर और इन विच ईयर, ये आपका एक क्वेश्चन रहेगा, आपको एक कमेंट में आंसर देना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर करें। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा और इसी तरीके की वीडियोस आपको आगे मिलती रहेगी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।